चैप्टर 67 आरोही का किडनैप। अब आंखें एक अनजानी जगह आरोही की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। जब वो अपने होश में आई तो उसने अपने आप को एक अनजानी जगह पाया। उसे अपने गले पर किसी चीज़ की पकड़ महसूस हो रही थी, जिससे आरोही को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। धीरे धीरे आरोही अपने होश में आई। उसने जैसे ही अपने शरीर को देखा वो ज़ोर से चिल्ला उठी, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर बम लगे हुए थे, जिस पर टाइमर भी था जो अभी चल नहीं रहा था। आरोही ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो हैरान हो गई। वो एक क्रूज़ के रूफ टॉप पर बिल्कुल अकेली थी। आसपास सिर्फ नीला समंदर बह रहा था। आरोही की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो यहाँ कैसे पहुँच गई। उसने ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, कोई बचाओ, कोई है यहाँ पर, प्लीज़ हेल्प मी। आरोही चिल्लाए जा रही थी, बार बार रिशान का नाम ले रही थी। तभी पर उसकी पूरी आवाज़ उस सन्नाटे में बस गूंज कर उसके पास वापस आ रही थी। आरोही समझ गई कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसने अपना सर झुका लिया और ख़ुद को उस बॉम्ब से आज़ाद करने लगी। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज़ आई, चुप, एकदम चुप, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने के लिए। आरोही ने सामने देखा तो वहाँ एक शख्स खड़ा था, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। आरोही उसे अपनी आंखों के सामने देख शॉक हो गई। उसने हैरानी से कहा, आप यहाँ पर, इसका मतलब ये सब आपने किया? सामने कोई और नहीं, केशव खड़ा था। केशव आगे आया और आरोही के सामने रखी एक चेयर पर बैठ अपनी गन को घुमाते हुए आरोही को देखते हुए बोला, सही कहा, मेरी छोटी सी बहन उस रिशान के साथ रहकर बहुत ही समझदार हो चुकी है। आरोही की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने कहा, खबरदार जो मुझे अपनी बहन का दो, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, और अपनी गंदी जुबान से मेरे रिशान का नाम भी मत लेना। केशव डरावनी हंसी हंसते हुए, मेरा रिशान? लगता है उसने तुम्हें सब कुछ सच सच बता दिया। तभी तो इतनी पिद्दी सी होकर मौत के मुंह में खड़ी हो, फिर भी मुझे बदतमीजी कर रही हो। आरोही, आपकी बकवास बंद करिए और मुझे इन सब से आज़ाद कीजिए, वरना अगर ये सब रिशान को पता चल गया तो वो आपको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। आरोही की बात सुन केशव को गुस्सा आने लगा। उसने कहा, ए लड़की, अपना मुंह बंद रखो, और तुम्हें क्या मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? तुम्हें छोड़ने के लिए मैं तुम्हें यहाँ तक नहीं लाया। मेरे कब्जे में हो छा कर भी तुम्हारा वो आशिक कुछ नहीं कर पाएगा। बस एक बार वो तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए। आरोही, आप चाहते क्या है? ये सब क्यों कर रहे हैं? आगे आप चाहते क्या है? केशव गुस्से से, RSR की बर्बादी। जैसे उसने मुझे और डैड को कर दिया, मेरे इलीगल कामों को, गर्ल सेलिंग को, ड्रग्स को, सब उसने बर्बाद कर दिया। मैं उसे बर्बाद कर दूँगा और उसकी बर्बादी की वजह तुम बनोगी। सबसे ज़्यादा जान उसकी तुम में बसती है ना? आरोही, दिन में सपने देखना छोड़ दीजिए। मुझे पूरा यकीन है आप उन्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और रही बात आपको बर्बाद करने की, तो शुरुआत पहले आपने और मिस्टर शाह ने की थी, और इसे ख़त्म सिर्फ प्रशांत सिंह रघुवंशी ही करेंगे। केशव का गुस्सा बढ़ गया। उसे चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ वरना। पर आज आरोही में भी डर नहीं था। उसने भी उसी तरह जवाब दिया, वरना क्या? हाँ, जैसे आपके पिता ने मेरी माँ को जीते जी मार दिया, वैसे ही आप मुझे भी मार देंगे। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने कभी आपको अपना भाई माना था। अरे अगर कोई अजनबी हमारे साथ है तो हमें उससे भी प्यार हो जाता है, लगाव हो जाता है, पर आपके और मेरे अंदर तो खून का रिश्ता है ना। फिर भी आप इतना गिर गए, आपको शर्म आनी चाहिए। आरोही की बात सुन केशव ने अपनी मुट्ठी भींच दी और मुंह फेरते हुए कहा, मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी कोई बहन नहीं है, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करता, पर तुमने ही मुझे ये सब करने पर मजबूर किया। मैंने और मेरे साथी ने तुम्हें वहाँ रिशान के जासूसी करने भेजा था, प्यार का नाटक करने भेजा था, पर तुम तो उससे सच्चा वाला प्यार कर बैठी। इतना कहकर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और एक रिमोट निकाल कर उस बटन को प्रेस कर दिया। जैसे एकदम से आरोही के शरीर में बम एक आवाज़ आई और वो एक साथ चालू हो गए। आरोही ने टाइमर की ओर देखा जहाँ 10 घंटे शुरू हो गए थे। जैसे देख आरोही बहुत घबरा गई। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा,
मैंने कहा मुझे इन सबसे आज़ाद कर दो। आप खुद ही एक शेर की मान में हाथ डाल रहे हो। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, कर लीजिए अपने गुनाहों को कबूल, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर कह दे रहा विनाशकाली विपरीत बुद्धि। कृष्ण ने आरोही की बातों को इग्नोर कर और बोला, मुझे पूरा यकीन है कि वो आर तुम्हें ढूंढते हुए 10 घंटों से पहले यहाँ आ जाएगा और फिर मैं करूँगा उसकी बर्बादी की शुरुआत। इतना कहकर वो आरोही से बिना नजरें मिलाए वहाँ से चला गया। आरोही आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा और नफरत थी। वो ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर इस समय उसका कोई फ़ायदा नहीं था। वहीं दूसरी ओर जब रिशाद ऑफिस पहुंचा तब उसे पता चला कि आरोही ऑफिस में नहीं है, तो वो उसे और अर्श हर जगह उसे ढूंढने लगे, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। जो ड्राइवर आरोही के लिए हायर किया गया था वो भी गायब था। नूर भी घबरा गई थी, उसे भी आरोही की चिंता हो रही थी। उसने रिशाद को सब कुछ सच सच बता दिया। दूर की सारी बात जो जब रिशाद मीर के स्कूल गया तो उसे पता चला कि आरोही तो वहाँ आई ही नहीं थी। अब उसे समझ आ गया था कि आरोही को किडनैप कर लिया गया है। वो ये भी चाह रहा था कि ये किसका काम है। वो आरोही को पागलों की तरह ढूंढने लगा। उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया था। दिन से शाम हो चुकी थी। मीर बस रोज आ रहा था, पर आरोही का कोई अता पता नहीं चल रहा था। हर रास्ते को सील करवा दिया था। बीतते वक्त के साथ रिशाद के गुस्से का ज्वालामुखी बढ़ते जा रहा था और वो एक राक्षस के रूप में तब्दील हो रहा था जो बॉडी कंकार था। इस वक्त वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम में था और वो आरोही की फुटेज देख रहा था जब आरोही कार में बैठी थी और वो कार किसी और ही रास्ते पर चली गई थी। ये देख रिशान की आंखें लाल हो गईं। उससे चिल्लाते हुए कहा, जिसने भी ये किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और आदमी को बढ़ा दो। हमें आज की आज आरोही का पता लगाना है। इतना कहकर वो फुटेज रूम से बाहर निकल गया। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने जैसे कॉल रिसीव किया दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज़ आई। क्या हुआ आरसान, अब तक अपनी महबूबा को ढूंढ नहीं पाए? रिशान की पकड़ फ़ोन पर कस गई। उसने धीरे से मगर दांत पीसते हुए कहा, मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो, पर एक बात ध्यान रखना, मेरी आरोही को कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ से कृष्ण ने कहा, मैं ऐसा कर भी नहीं सकता क्योंकि इस वक्त तुम्हारी आरोही मेरे लिए हुक्म का इक्का है और अगर मैंने उसे कुछ कर दिया तो तुम्हें कैसे यहाँ तक लेके आऊँगा। पर हाँ, अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। अगर तुम उससे पहले यहाँ नहीं आए तो शायद तुम कभी भी। रिशान ने चिल्लाते हुए उसकी बात को बीच में से काटते हुए कहा, चुप, एकदम चुप। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा गाड़ दूँगा। रिशान की इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो कृषव के हाथ भी काँप गए, पर अगले ही पल उसने खुद को हिम्मत दी और कहा, मुझ पर चिल्लाने की गलती मत करो और मत भूलो कि अब भी तुम्हारी महबूबा मेरे पास है। मैंने बस तुम्हें इतना कहने के लिए कॉल किया है कि अब उसके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो उसे हमेशा के लिए खो दोगे। इसलिए अच्छा होगा मुझ पर चिल्लाने से ज़्यादा तुम मुझ तक पहुँचने की कोशिश करो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। आज पहली बार अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह एक माफिया का दिमाग ब्लैंक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके दिल में एक डर सा आ गया था। वो आरोही को अब खो नहीं सकता था। उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। पर क्या? कि तभी उसके दिमाग में कुछ ब्लिंक करा। तो क्या करेगा रिशान आरोही को ढूंढने के लिए? क्या वो आरोही को ढूंढ पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे।